हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अपन लोग आज जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में जो अपन का डिस्कशन हुआ है उसमें कंडक्टिविटी और जो बैटरीज वगैरह है उन पे चर्चा करी हम लोगों ने। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके हम लोग जो है सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आज, है ना। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले लेते हैं और बेटर है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जो है रिवीजन भी हो जाए अपना और कैसे अप्रोच करना है। मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करा है। तो देखो, नीट में 2016 के बाद के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो यहाँ पे, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन प्योर वाटर 0। तो ई सेल जो है अपन लोगों को कितना चाहिए, E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ Q। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ये तो अपन लोगों ने क्या लिखा बेटा, कोई भी नस्ट इक्वेशन लिखी, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल ले लो चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, H2 to H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके लिए E0 तो 0 होता ही है, वो कह रहे हैं ई सेल भी 0 करना है अपन को। तो 0 इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन n कितना बेटा यहाँ पे 2 log ऑफ Q कितना है, Q जो है आपके पास Q आ रहा है कितना, इसका H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एक्टिविटी, है ना। अब देखो बेटा, ये तो कांस्टेंट है तो ये पूरा ही 0 हो गया। ठीक है, log ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि प्रेशर कितना होना चाहिए ताकि, देखो अब प्योर वाटर के लिए अगर हम बात करें तो प्योर वाटर के लिए क्या है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, प्योर वाटर की H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है 10⁻⁷ मोलर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻�0 दैट कम्स आउट टू बी 1। एंटी लॉग ले लिया ना। ओके, सो ये आपका H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपन लोगों को 10⁻⁷ मतलब 10⁻14 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जो है अपन को पता करना है। ओके, ये कितना आ रहा है बेटा 1, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा 10⁻14 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो आंसर इज 1। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में 27 ले रहा हूं। ठीक है, 27 में वो क्या बोल रहे हैं कि अपन लोगों को एक जो है ये डैनियल सेल दे रखा है, इसका E1 सेल वोल्टेज है। When the concentration of zinc sulfate is changed to 1 molar and copper sulfate is changed to 0.01 molar, ठीक है, the EMF is E2, the relationship will be। ठीक है, अब देखो इसमें रिलेशनशिप ही पूछा है उन्होंने। अगर हम बात करें यहाँ पे E सेल इज इक्वल टू वॉट, E0 सेल माइनस 0.0591 log ऑफ Q। ठीक है, ये आ गया 27। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है क्या होगा, Zn to Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड Cu प्लस 2 to Cu। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अपन लोग ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते तो Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स व्हाट, Zn2 प्लस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ई सेल क्या लिखोगे आप, इसका Q क्या लिखोगे बेटा, E0 तो फिक्स ही होगा 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ लिखोगे Zn प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है,
अच्छा, पहले Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? ये E1 है, E1 इज इक्वल टू E0। हालांकि हम ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई अपन लोग जिंक की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं बेटा, बढ़ा रहे हैं, और कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन को घटा रहे हैं। ठीक है, तो जिंक की कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने बढ़ाई और कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन घटाई तो क्यू की वैल्यू बढ़ेगी, क्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो ये E0 के साथ जो गैप होगा भाई, ये एक्सप्रेशन बढ़ेगा तो गैप क्या होगा, कम हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, E2 से ज्यादा होगी। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ आए तो अपन लोग ऐसे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। वैल्यू क्या है भाई, लॉग ऑफ Zn+2, ये कितना है 0.01। ठीक है, कॉपर 2 प्लस कितना है भाई 1 मोलर, तो 10⁻²⁻² मोलर है। अब यहाँ पे क्या है देखो, E0 यहाँ पे 10⁻², -2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो प्लस हो गया 0.0591। ठीक है, समझ रहे हो बात को। और फिर ये E1 की वैल्यू हो गई, E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा आपका E0, देखो E2 हो जाएगा E0 -0.0591/2 लॉग ऑफ जिंक की कॉन्सेंट्रेशन आपने 1 मोलर कर दी है, और जो है कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 कर दी है, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 100। तो E0 -0.0591/2 लॉग ऑफ 10⁻², मतलब ये 2 आगे आ गया। ठीक है, तो E0 E2 जो आ गया वो क्या आ गया, ये फर्स्ट, और ये क्या आ गया सेकंड। तो E1 जो है आपका E0 प्लस समथिंग है, और E2 E0 माइनस समथिंग है, मतलब E1 इज ग्रेटर देन E2। समझ लो। तो ये हो गया तुम्हारा 27 नंबर का क्वेश्चन। 28 देखो, 28 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। See, ionic mobility of which of the following alkali metal ions is lowest when aqueous solution of their salt are put under electric field? ठीक है, तो ionic mobility of which of the following alkali metal ions is lowest। ठीक है बेटा, तो अपन लोग सीख चुके हैं कि भाई लिथियम आयन जो रहेगा वो हाइड्रेशन की वजह से जो है लार्जेस्ट साइज का रहेगा, इस वजह से सबसे स्लोएस्ट वो ही मूव करेगा, तो आयनिक मोबिलिटी उसकी ही सबसे कम रहने वाली है। ठीक है, नाउ 29 देखो, अपन को बोला जा रहा है कि कंसीडर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यूज। ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम बिलो। ओके, अब अपन लोगों को बोला जा रहा है कि देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन इज। ठीक है, तो कौन सी स्पीसीज जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन में जा रही हैं, हम ये देखते हैं यहाँ पे। तो देखो बेटा, यहाँ पे अपन लोगों के पास एक तो ऑप्शन है ब्रोमीन, दूसरा है HBRO, तीसरा है BRO4- और चौथा है BRO3-। ठीक है, तो पहले मैं ब्रोमीन को चेक करता हूँ। ठीक है, अगर ब्रोमीन को मैं लेता हूँ बेटा, तो ब्रोमीन का रिडक्शन होगा किसमें, Br- में। ठीक है, और ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन क्या होगा, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन होगा HBRO में। ठीक है, तो अपन लोगों को जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है वो 1.0652 दे रखा है। इसका E0 कितना दे रखा है बेटा, Br2 का ऑक्सीडेशन होके HBRO में जब जाएगा तो ये कितना है 1.595, वो भी माइनस के साथ। ठीक है, मतलब ये अगर आप लोग सेटअप लेते हैं कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है और वो ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको कैथोड बनना चाहिए और इसको क्या बनना चाहिए, एनोड बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका पूरा जो सेल बनेगा उसमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, यही लिखते हैं बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। अब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड क्या होगा यहाँ पे 1.0652, ठीक है, माइनस 1.595, ओके। सो ये नेगेटिव आएगा, मतलब सेल वर्क नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो ब्रोमीन यहाँ पे काम नहीं करेगा बेटा, ठीक है। कोई भी वर्किंग सेल के लिए क्या होता है, ई सेल या ई नॉट सेल की वैल्यू वहां पे पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, HBRO। HBRO के लिए देखते हैं, HBRO का अगर रिडक्शन होता है तो ये ब्रोमीन में जाता है। इसके लिए कितना है अपन लोगों को, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 1.595, और HBRO का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, HBRO का ऑक्सीडेशन होगा तो ये आएगा BRO3 माइनस, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ गया आपका ई नॉट, इसका कितना आएगा बेटा -1.5, -1.5। अब देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया और ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो ई नॉट सेल कितना आएगा HBRO के लिए, अगर वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। सो 1.595 माइनस 1.5 दैट कम्स आउट टू बी 0.095, समझ रहे बात को। तो ये आपका HBRO का डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है बेटा, तो यही हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन चेक करना चाहो तो कर लेना आप लोग, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 17 में भी एक क्वेश्चन है, 17 में 2 क्वेश्चन है बेटा, 16 में एक क्वेश्चन है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ठीक है, 18 में एक क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि आना ही आना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इसलिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। देखो 19 में 2 क्वेश्चन है बेटा, तो हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, समझ में आ गया ना करना कैसे है, क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी बेटा 0.59 वोल्ट, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज, अब ई नॉट दे रखा है बेटा, ठीक है। तो अपन लोग क्या लिखते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू वॉट 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। सो यहां से अपन लोग क्या कर लेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू दे ही रखी बेटा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन लोग, ओके। अब देखो बेटा यहां से log ऑफ के इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा, ये 0.591 है और ये 0.059, मतलब ये 10 आ गया, कितना आ गया 10। तो के इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 10, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 30 हो गया। क्वेश्चन 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, वो करना है अपन को। Fe3 plus 2I minus gives what? Twice of Fe plus 2 plus I2, ठीक है। ई नॉट सेल कितना है अपने पास, दैट इज 0.24 वोल्ट, 0.24 वोल्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज अपन को पता करना है बेटा, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा माइनस NF ई नॉट सेल, ठीक है। यहां पे इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का, यस और नो, ठीक है। तो n की वैल्यू हो गई 2,
है ना, और F96500 कूलम रख देना, और ये आपका कितना आएगा 0.2524, ठीक है, पुट कर देना बेटा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा ओके, सो ये कितना आएगा, इसको 96 से ये 0.24 है ना, इसको 0.25 मान लो, तो ये 0.5 ओके, सो करीब ये इतना आएगा बेटा, 46 के फिगर में आएगा, 46.32 किलो जूल पर मोल, ठीक है, नेगेटिव में आएगा, सो आंसर इज व्हाट, थर्ड, ठीक है। चलो, तो ये आपका, अब जेईई मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा, ताकि 19-20 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चंस, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे 2019-20 जो जेईई में है, उसके कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि अपन की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। हर टाइप का क्वेश्चन मैं ले ले रहा हूं। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन 24 में क्या है, क्वेश्चन 24 में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो उन्होंने स्क्वायर रूट के साथ जो ग्राफ खींचा है, ठीक है, लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ सी, हम देखते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू व्हाट, डिबाई हक्कल-ओसेंजर इक्वेशन जो है ये वाली, ठीक है, इक्वेशन। अब ए की वैल्यू तो NaCl KCl दोनों के लिए सेम होगी बेटा, क्योंकि दोनों ही यूनिवैलेंट आयन है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा कि भाई अपन को पता है कि भाई ग्राफ तो ऐसे ही आएगा दोनों का, ठीक है, एक दूसरे को कट तो नहीं करेगा, क्योंकि स्लोप जो है बेटा फिक्स है। ओके, लैम्डा नॉट की वैल्यू अलग अलग होगी। अब लैम्डा नॉट की जो वैल्यू है ना, वो किसकी ज्यादा है किसकी कम है, अपन को पता है कि लैम्डा नॉट NaCl और लैम्डा नॉट KCl को जब कंपेयर करोगे, तो बेटा Na आयन की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है K प्लस से, कि उल्टा बोल रहा हूं, उल्टा, ठीक है। क्लोराइड आयन तो सेम है, तो पोटेशियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, Na प्लस से, ठीक है, लिथियम प्लस की इससे भी कम, ठीक है। तो अगर हम देखें तो K प्लस जो है बेटा ये ऊपर रहना चाहिए और Na प्लस नीचे रहना चाहिए, ठीक है। तो मतलब KCl का सॉल्ट जो है ऊपर रहेगा और NaCl नीचे रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 में हम लोगों को बोला जा रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, E नॉट RP। रिडक्शन पोटेंशियल अपन को देखना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, ओके, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे CO3 प्लस प्लस Pb4 प्लस Ce4 प्लस एंड Bi3 प्लस, ठीक है, इन सब का SRP दे रखा है अपन को, SRP दे रखा है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों को ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले तो कौन सा आना चाहिए, CO3 प्लस, फिर Pb+4, फिर सेलेनियम +4 और लास्ट में आपका बिस्मथ +3। ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन 20 ये अपन लोगों ने 5 करा। क्वेश्चन 26 देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ओके। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, सभी की कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना। तो अब बात यह है कि जिसका आयनाइजेशन ग्रेटर होगा उसके आयनाइजेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा,
क्लियर? जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका ज्यादा होगा बेटा? जिसका Ka ज्यादा होगा, ठीक है। और Ka किसका ज्यादा होता है? स्ट्रॉन्गर एसिड का, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें इनमें, तो अपन लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि फॉर्मिक एसिड मच बेटर एसिड, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन आता है बेटा? बेंजोइक एसिड, और फिर उसके बाद कौन सा आता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे K की वैल्यू अपन लोगों को pK की बात करें तो ये आपका 3.7, ये 4.2 और ये 4.7 है ना, ओके। तो जिसका pK कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़िया कौन सा हुआ? A देन C देन B, ठीक है। सो आंसर इज योर फर्स्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या बोल रहा है? Standard gives energy for the given cell, okay, in kilojoule per mole, Zn solid and copper 2 plus gives what? Zn plus 2 plus copper solid, okay। E नॉट कितना है अपने पास? 2 वोल्ट। E नॉट कितना है? 2 वोल्ट, है ना। अब इसमें क्या है देखो, E सेल की वैल्यू और E नॉट सेल की वैल्यू अपन लोगों को स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द गिवन सेल दे रखा है, ठीक है। तो यहां क्या होगा? डेल्टा G नॉट माइनस NF E नॉट सेल, ये कितना है भाई? 2 वोल्ट फैराडे 96500 इंटू N की वैल्यू कितनी है? ओके, सो यहां से निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 30, ओके। क्वेश्चन 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोला जा रहा है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल रिएक्शन एट pH इज इक्वल टू 5। अगर pH 5 है अपने पास, ठीक है, तो इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए अपन लोगों को क्या है? ट्वाइस ऑफ H2O, ओके, गिव्स व्हाट? O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है इसका? 1.23 वोल्ट, ठीक है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल रिएक्शन? pH अपन लोगों को 5 दे रखा है, तो pH 5 का मतलब क्या बेटा? H आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 10⁻⁵, है ना। अपन लोगों को E सेल पूछा है या SRP पूछा है, E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 4 लॉग ऑफ H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 4 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन, ये तो H2O है ना, तो उसकी एक्टिविटी बेटा लिक्विड फेस में रहेगी तो वो तो 1 रहेगा, ओके। अब वो अपन को क्या बोल रहे हैं कि भाई टेम्परेचर वगैरह ये सब कहानी 298 केल्विन, ये सब ऑक्सीजन अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार, ओके। तो 1 बार प्रेशर है इसका। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे ही रखी है, ये आपको दे रखा है 1.23, ठीक है। अच्छा, ओके, ये बेटा माइनस 1.23 होता है जहां तक मुझे वैल्यू याद है, अपन लोगों ने याद तो करी है ना। तो एक बार चेक कर लेना इसको, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0.0591 अपॉन 4 लॉग ऑफ, कितना आएगा? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁵ की पावर
यहाँ 4 आएगा, ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 10 की पावर -5 मतलब 1.23 माइनस 0.0591 इंटू वॉट 4। ओके, तो ये न्यूमेरिकल टाइप की प्रॉब्लम है बेटा, जिसमें अपन लोगों को क्या है, हाँ देखो ये माइनस में होगा, ठीक है, तभी आंसर आएगा क्योंकि एडअप हो रहा है बेटा, -1.23, ओके, ये 5 आएगा 0.0 ठीक है, सो ये कितना आ गया, -1.52। ओके, सो -1.52, इसको करेक्ट कर लेना, -1.23 होगा वहां पे, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब देखो फिर से वही कहानी है, रेशियो ऑफ Sn+2, मतलब Sn+2 और Pb+2 का रेशियो क्या होगा बेटा इस रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है अपन लोग जानते ही हैं भाई, है ना। जब आप इस सेल की रिएक्शन लिखोगे तो उसमें क्या होगा बेटा, क्वेश्चन 31 आप देखोगे तो यहाँ पे इन दोनों का इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जो रेशियो रहेगा, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू व्हाट 0.0591 अपॉन n log ऑफ के इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो ये आपका यहां से निकल आएगा बेटा log ऑफ के इक्विलिब्रियम। नाउ के इक्विलिब्रियम निकल आएगा, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर is deposited at cathode from silver nitrate solution by a certain quantity of electricity, the volume of oxygen gas produced, ठीक है। फिर से वही कहानी है बेटा, 108 ग्राम सिल्वर जो है डिपोजिट कब होगी, जब 1 मोल ऑफ करंट पास करा जाएगा, मतलब 1 फैराडे। अब वो कह रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस होगा इन पर्टिकुलर कंडीशन पे, है ना, वाटर से प्रोड्यूस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 अगर आप सॉल्व करोगे तो एक बात तो तय है कि AgNO3 का 108 ग्राम अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको करंट कितना लेना है बेटा, 1 फैराडे, ठीक है, 1 फैराडे से 108 ग्राम चार्ज। ओके, अगर अपन लोग देखें यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है बेटा, तो ऑक्सीजन क्या होगा, H2O ट्वाइस H2O, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 फैराडे से क्या है 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। तो 1 फैराडे से कितना होगा 0.25 मोल ऑक्सीजन। 0.25 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम लिख लेंगे अपन लोग, ठीक है, समझ रहे बात को। नाउ तो ये आपकी कहानी हो गई, क्वेश्चन नंबर 32 भी हो गया, कर लोगे बेटा। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस करा दिए, आप देख चुके हो बेटा। आपको पैटर्न पकड़ना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मेनली 3 ही सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो, और अपने मॉड्यूल की जो है स्टेज 1 स्टेज 2 और लास्ट की स्टेज 4 तो जरूर कर लो आप लोग, ठीक है। तो आपका जो है सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। चलो फिर, है ना, अब सरफेस केमिस्ट्री पे बात करेंगे हम लोग। चलो तो शुरू करते हैं अब पृष्ठ रसायन, ठीक है। प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप लोगों के हो गए हैं, ठीक है। तो अब पृष्ठ रसायन शुरू करते हैं बेटा। पृष्ठ रसायन एक चैप्टर पूरा लर्निंग बेस्ड है, रटने वाला है, ठीक है। इसमें अपन के पास 3 लेक्चर हैं, ठीक है, तो इसको फिनिश करते हैं। मेन 3 टॉपिक ही हैं इसमें पृष्ठ रसायन में, एक तो बेटा अधिशोषण, ठीक है, दूसरा उत्प्रेरण और तीसरा कोलाइडल विलयन, ठीक है, उत्प्रेरण और कोलाइडी अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो है पृष्ठ रसायन में पढ़ना क्या है, ठीक है, और क्या होता है ये, ठीक है। तो बेटा पृष्ठ रसायन क्या होता है, पृष्ठ के ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, तो
उनके अध्ययन को हम लोग करेंगे पृष्ठ रसायन चैप्टर में, ठीक है। तो पृष्ठ या अंतरापृष्ठ के ऊपर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन, ठीक है। इस चैप्टर में करेंगे अपन लोग पृष्ठ रसायन में, ठीक है। तो अंतरापृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का, अभी अंतरापृष्ठ क्या होता है इस पे हम बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये इन 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है बेटा, ठीक है। अधिशोषण, उत्प्रेरण और कोलाइडे, ये सभी अंतरापृष्ठ पर होने वाली परिघटनाएं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से पहले जो है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कोलाइडी अवस्था है, अधिशोषण से क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद उत्प्रेरण से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इस हिस्से से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो अंतरापृष्ठ क्या होता है, ठीक है। अंतरापृष्ठ बेटा कोई भी एक सतह हो सकती है, ठीक है, जो कि 2 अलग अलग भौतिक स्थूल प्रावस्थाओं को क्या करती है, ठीक है, या भौतिक प्रावस्थाओं की पदार्थों को अलग अलग करती है, ठीक है। तो पृष्ठ रसायन अंतरापृष्ठ या या सतह को स्थूल प्रावस्थाओं से अलग दर्शाने के लिए अपन लोग हाइफन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो जैसे कोई भी सतह है बेटा, ठीक है, जैसे सपोज करो मैं बोर्ड की ये सरफेस है, ठीक है, तो बोर्ड की जो लकड़ी है, ठीक है, उसके ऊपर ये सतह है, ठीक है, और इधर पे क्या है, पूरा वायुमंडल गैस है, ठीक है। तो गैस और इस लकड़ी के टुकड़े को अलग करने के लिए ये एक सतह मानी जाएगी, ठीक है। तो 2 स्थूल प्रावस्थाओं को विभाजित करने के लिए जो एक पृष्ठ आ रहा है उसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, सतह या अंतरापृष्ठ, ठीक है। अंतरा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2 अलग अलग सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, ये 2 अलग अलग पदार्थ होंगे, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी, ठीक है। समझ बात को, क्लियर। अब होगा क्या बेटा यहाँ पे कि इन दोनों के बीच एक जो सेपरेशन होगा, मतलब सामान्यतः 2 अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, सॉलिड या गैस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड या लिक्विड गैस, ठीक है। तो इस अंतरापृष्ठ को दर्शाने के लिए हम लोग ये हाइफन या स्लैश लगाते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पूर्णतः मिश्रणीय घटनाएं हैं, मतलब गैसेस हैं, तो गैसेस के बीच में कोई सतह नहीं बनती बेटा, गैस और गैस आपस में पूर्णतः मिश्रणीय है, ठीक है। अच्छा, तो सामान्यतः जो अपन लोगों को केस पढ़ना होगा बेटा वो सॉलिड और गैस के बीच का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब अंतरापृष्ठ पर होने वाली जो परिघटनाएं हैं उनमें से मुख्य रूप से संक्षारण, ठीक है, और जो है ये आप लोग बेटा अपना मॉड्यूल खोल ही लो, ठीक है। तो मॉड्यूल से ही अपन लोग इसको कवर कर लेते हैं क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें जहां पे मेरे को लगेगा मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ओके। बाकी नोट्स वगैरह आप लोग जो है प्रिपेयर करो या मॉड्यूल में ही अंडरलाइन कर लो, कुछ नई बातें हैं तो इसी में नोट कर लो, ठीक है। ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, ठीक है। नाउ संक्षारण है बेटा इलेक्ट्रोड पे होने वाली जो घटनाएं हैं, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड प्रक्रम हो गया, ठीक है, विस्मांगी उत्प्रेरण हो गया, ठीक है। ये सारी घटनाएं जो हैं, ठीक है, ये सभी क्या होंगे बेटा, पृष्ठ पर होती हैं, ठीक है। अब अंतरापृष्ठ जो होता है वो क्या स्पेशल क्या है उसमें बेटा, ठीक है। देखो जैसे सपोज करो मैं बात करूं, आप लोगों ने देखा होगा कोई चिमनी वगैरह रहती है किचन वगैरह में, रसोई है ना जो रहती है, गांव में देखा होगा, तो वहां चूल्हा जलता है तो धुआं होता है, ठीक है। तो आप देखते हो कि कुछ टाइम बाद जो है चिमनी पूरी काली हो जाती है, ठीक है, क्लियर। उसको स्क्रैच करते हो तो उसमें कालिक जो है निकलती है। ऐसे ही आप उसमें किचन में जो है दीवारों पे देख सकते हो कि ऑयली एक लेयर जमा हो जाती है टाइल्स के ऊपर, ठीक है। तो रीजन क्या है वहां पे कि सरफेस पे कहीं ना कहीं कुछ अलग परिघटनाएं हो रही हैं, ठीक है, जिससे वो सतह जहां पे है, ठीक है, वो सतह पे क्या हो रहा है, सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है। तो किसी पदार्थ की किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर सांद्रता
अचानक से बढ़ जाए, ठीक है, या कुछ समय अंतर से बढ़ जाए, तो उस प्रक्रम को बोलते हैं हम लोग अधिशोषण। क्या बोलते हैं बेटा? अधिशोषण। किसी पदार्थ की सांद्रता किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर क्या हो बेटा? बढ़ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग अधिशोषण। तो अधिशोषण होता क्यों है और सतह के अपने फिनोमेनन क्यों होते हैं? जैसे ये कोई सतह है बेटा, ठीक है ना। अब सतह सब्सटेंस एक ही है, ओके, पदार्थ ए है, मान के चलो ये ठोस अवस्था में, ठीक है, सामान्यतः सतह जो है ठोस अवस्था में ही प्रोवाइड करते हैं। तो सतह के ऊपर जो, मतलब सतह पर जो परमाणु हैं, ठीक है, या जो अणु हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं बेटा? इनका पदार्थ के अंदर जो अणु मौजूद हैं उनसे क्या वास्ता है ये समझते हैं हम लोग, ठीक है, या क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें ए जो बल्क के अंदर है बेटा, ठीक है, जो स्थूल के अंदर है ये कण, ठीक है, या परमाणु, इस पे चारों तरफ क्या है बेटा? एक जैसे बल लग रहे हैं, ठीक है, इस पे चारों तरफ एक जैसे बल लग रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा? बी जो कण है, ठीक है, इस पे देखो, मतलब ए पे एफ नेट क्या होगा बेटा? 0 होगा, जबकि बी पे एफ नेट 0 नहीं होगा, ठीक है। इस पे अंदर की तरफ तो कण है खींचने के लिए इसको बेटा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे एक जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, वो अनबैलेंस्ड रहेगा, ठीक है, वो संतुलित नहीं रहेगा। तो असंतुलित जो ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, उस पे क्या होगा बेटा? एक कहीं ना कहीं बल लगेगा, ठीक है, एक खिंचाव लगेगा। तो ये क्या करेगा? अपने संपर्क में आने वाले दूसरे कणों को क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। तो क्या होगा सतह पे? क्या होगा, जब भी कोई कण इसके संपर्क में आएंगे दूसरे पदार्थ के, मान के चलो ये बी है, ठीक है, तो बी गैस है कोई, सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये सतह के नजदीक आते ही इन पे क्या होगा? बल लगेगा, एक आकर्षण बल, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होंगे? इस सतह पे जमा होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो सतह पे जब आकर्षण बढ़ जाता है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे सांद्रता बढ़ जाएगी। क्लियर? तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? अधिशोषण। क्या बोलते हैं? अधिशोषण, ठीक है, ठीक है। अब ये जो गैस बी है इसको बोलते हैं बेटा अधिशोष्य, ठीक है, अधिशोष्य या एड्जॉर्बेट, और इसको बोलते हैं अधिशोषक, एड्जॉर्बेंट, ठीक है, क्लियर? सो अधिशोष्य और अधिशोषक ये दो क्या होंगे? पदार्थ होंगे बेटा, इनके बीच में आकर्षण बल होगा और ये सतह पे क्या होगा? सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब कोई पदार्थ, जैसे हम लोग बात करते हैं बेटा चारकोल को अगर हम लोग किसी गैस से भरे हुए चैम्बर में डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन लोग प्रेशर इसका मेजर करते हैं, ठीक है, मान के चलो प्रेशर इस गैस का क्या है? ये कोई गैस है बेटा, तो इसका प्रेशर है आपका P,
ठीक है। और अगर हम देखें अपन ने इसमें चारकोल पाउडर डाल दिया बेटा, क्या डाल दिया? चारकोल पाउडर, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो गैस का प्रेशर होगा बेटा वो बदल जाएगा, और ये पी डैश, और पी डैश की वैल्यू क्या होगी? पी से क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो पी डैश की वैल्यू होगी पी से कम, ओके। और यहाँ पे क्या है बेटा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो इस चारकोल की सरफेस पे क्या हो जाएंगे? सतह पे उनकी सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ रहे बात को? तो एक तो एग्जांपल ये हो गया बेटा, क्लियर। दूसरा है कि भाई जैसे शुगर मिल्स वगैरह होती हैं तो उसमें क्या होता है, गुड़ से हम लोग क्या करते हैं, चीनी को रिफाइन करते हैं, तो गुड़ का ब्राउन कलर का सॉल्यूशन जो होता है बेटा, ठीक है, और चीनी वाइट होती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें चारकोल पाउडर या जो एनिमल चारकोल होता है ना, ठीक है, उसको अपन लोग मिक्स कर देते हैं उस पाउडर को, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो ब्राउन कलर के पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज मानते हैं उनको, ठीक है, तो वो क्या करते हैं बेटा, चारकोल की सरफेस पे क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, उनका कलर डाउन होने लगता है, ठीक है। और धीमे धीमे उसको मल्टीपल टाइम्स हम लोग करते हैं तो वो पूरा वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट जो है सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और अपन लोग उसको क्रिस्टलाइज करके चीनी बना लेते हैं, है ना। ऐसे ही बेटा कोल माइंस वगैरह जो होती हैं, तो कोल माइंस में क्या होता है कि जैसे या बड़ी बड़ी जो माइनिंग्स होती है ना, ठीक है, जहाँ पे खनन हो रहा होता है, तो अर्थ के अंदर बहुत हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स नीचे जाके क्या होता है, माइनिंग जब हो रही होती है तो वहाँ पे टॉक्सिक गैस होती है, पॉइजनस गैस। तो वहाँ पे क्या है, गैस मास्क वगैरह लगा के जाते हैं ताकि जो पॉइजनस गैसेस हैं, क्लियर, वो क्या हो जाएं, उस मास्क के ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाएं, ठीक है, ओके। सिर्फ ऑक्सीजन या जो भी नाइट्रोजन वगैरह इनहेल करते हैं हम लोग, वही सिर्फ जो है इनहेल करें हम लोग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एड्जॉर्प्शन तो समझ में आ गया, ठीक है, अधिशोषण। ऐसे ही अवशोषण भी होता है बेटा एक शब्द, ठीक है। तो अधिशोषण और अवशोषण में क्या फर्क होता है? देखो, अधिशोषण, ठीक है, और अवशोषण, ठीक है। तो अधिशोषण में जो है बेटा, जैसे कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, क्लियर, इस सब्सटेंस के सब्सटेंस ए है, ठीक है, जो कि एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, और ये क्या है, बी है। समझ रहे बात को? ठीक है। तो अगर हम देखें यहां पे, यहां पे क्या है बेटा, जो सब्सटेंस बी है वो बल्क के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ये आपका, ठीक है। अब बल्क के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो ये बी पार्टिकल की जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, वो क्या है, सरफेस पे ज्यादा है, जबकि बल्क में क्या है, कम है, ठीक है। अच्छा, जबकि अवशोषण जो एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि स्पंज को आप पानी में डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे इसमें, ठीक है, समान रूप से अंदर, बल्क के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, ठीक है, ये जो है, ठीक है। जब ये स्थिति आती है तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। समझ रहे बात को?
क्लियर। तो जब बल्क के अंदर ये जो दो स्थूल प्रावस्थाएं बेटा, ठीक है, ए और बी, ठीक है, तो बी की सांद्रता क्या है, यहाँ पे सपोज करो N1 है सरफेस पे, और यहाँ पे क्या बेटा N2, तो N2 इज लेस देन N1, ठीक है, बल्क के अंदर, तो इसको बोलेंगे हम लोग अधिशोषण, ठीक है। और यहाँ पे क्या बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बल्क के अंदर, ठीक है, तो ये बल्क फिनोमेनन है, ठीक है, कि ये जो पदार्थ के अंदर कोई दूसरा पदार्थ क्या हो रहा है, समान रूप से क्या हो रहा है, फैल जा रहा है। तो स्पंज को जब आप पानी में डालोगे तो स्पंज के अंदर क्या होगा बेटा, पानी पूरे तरीके से समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर ये दोनों ही साथ में हो रहे हैं, ठीक है, कि सरफेस और सरफेस पे भी फिनोमेनन हो रहा है और बल्क के अंदर भी हो रहा है, ठीक है, मतलब एड्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों ही हो रहे हैं बेटा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन, ठीक है, सॉर्प्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, अधिशोषण मतलब एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है प्लस एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, ठीक है, क्लियर। सो यहां पे क्या बेटा, इसको शोषण बोलते हैं, ठीक है, सॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जब दोनों ही हो रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई अपन को। अब देखो यहां पे ये तो समझ में आ गया बेटा, एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन की जो अधिशोषण है, ठीक है, वो क्या है बेटा, देखो, और एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर, ठीक है, ये एक पृष्ठीय घटना होती है, ये सब कहानी है। अब अधिशोषण के जो है अपन लोग गुण देखते हैं बेटा कि अधिशोषण क्या होता है, ये तो समझ में आ गया अपन लोगों को, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह भी है ना। अधिशोषण के गुण जरा देखो, और अधिशोषण जो है बेटा ये एक स्वतः होने वाली अभिक्रिया है, जैसे कि गैस का सॉलिड के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, अधिशोषण करा रहे हैं। तो गैस सॉलिड, तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, गैस का सॉलिड पे क्या हो रहा है, जो है एड्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक स्वतः होने वाली अभिक्रिया है। डेल्टा जी क्या है बेटा इस केस में, नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन है, ठीक है, स्वतः अभिक्रिया, डेल्टा जी आपका क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा जी अगर जीरो होगा तो वहां पे क्या होगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। अधिशोषण जो है बेटा इसमें क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। क्यों होता है,
और डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ रहे बात को? ये देखो डेल्टा एच इसलिए नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे जो आने वाला पदार्थ है, ठीक है, जो इस सरफेस पे आ रहा है, ठीक है, सरफेस क्या है बेटा, उसको एक साइट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जिसपे ये अणु क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में आकर्षण बल आ रहा है, तो आकर्षण बल जब आता है तो डेल्टा एच क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव आता है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अच्छा, और डेल्टा एस जब नेगेटिव होगा तो डेल्टा एस नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पे एंट्रोपी भी क्या हो रही है, घट रही है, रैंडमनेस क्या हो रही है, घट रही है। और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो अब देखो बेटा ये भी नेगेटिव और डेल्टा जी को नेगेटिव आना है तो डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी इसके ऊपर डोमिनेंट हो पाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो डेल्टा जी की वैल्यू लेस नेगेटिव होगी और जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो एड्जॉर्प्शन होगा या रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, वो घटेगा। अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगी बेटा, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन घटेगी। ठीक है, समझ रहे बात को? मतलब ये इक्विलिब्रियम कहां पे जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अधिशोषण के दौरान तंत्र की यादृच्छिकता में कमी आती है। ओके, अतः डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर? अधिशोषण के ऊष्मा दौरान जो है, जो भी एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोलते हैं अधिशोषण ऊष्मा या अधिशोषण एंथैल्पी। ठीक है, अच्छा, एक मोल अधिशोष में अधिशोषण, एक मोल अगर हम लोग गैस को इस पे अधिशोषित कराते हैं तो जो भी ऊर्जा मुक्त होगी या ऊष्मा मुक्त होगी उसको बोलेंगे बेटा क्या, अधिशोषण ऊष्मा। ठीक है, समझ लो बात को? अब देखो इसमें अधिशोषण के प्रकार। ठीक है, अधिशोषण दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एक होता है बेटा फिजिकल एड्जॉर्प्शन और दूसरा क्या होता है, केमिजॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन, क्या फर्क होता है दोनों में? देखो ये समझते हैं हम लोग। भौतिक जो है अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, ये क्या होते हैं बेटा, भौतिक अधिशोषण में ये जब सतह होती है बेटा, तो सतह के ऊपर जो एड्जॉर्ब होने वाला पदार्थ है, ठीक है, और सतह के जो कण हैं उनके साथ एक भौतिक आकर्षण होता है, मतलब वॉन्डरवॉल आकर्षण होता है। ठीक है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, प्रबल रासायनिक बंध होता है। ठीक है, प्रबल रासायनिक बंध होते हैं इसमें। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, दुर्बल वॉन्डरवॉल फोर्स होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे जो एंथैल्पी होती है बेटा डेल्टा एच एड्जॉर्प्शन की, वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल के आसपास आती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि रासायनिक बल बनता है तो इसलिए 80 to 240 किलो जूल पर मोल आती है। ठीक है, समझो बात को? अच्छा, यहाँ पे ये विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता। विशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या है बेटा, कोई भी गैस किसी भी सतह पे क्या होगी, थोड़ी या ज्यादा, ठीक है, वो वॉन्डरवॉल फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, लेकिन एड्जॉर्ब तो होगी, अधिशोषित तो होगी। सतह कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी गैस हो, ठीक है, वो कोई विशिष्ट नहीं है, ये भौतिक अधिशोषण तो होगा ही होगा। ठीक है, केमिकल एड्जॉर्प्शन जो होगा बेटा, उस केस में क्या होगा, कोई भी गैस है अगर किसी सतह पे एड्जॉर्ब हो रही है तो वो विशिष्ट सतह पे ही एड्जॉर्ब होगी। ठीक है, जैसे हम लोग हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया कराते हैं तो उसमें पैलेडियम या निकल वगैरह की जो सतह पे क्या कराते हैं, विषमांगी अधिशोषण कराते हैं। ठीक है, क्लियर? एल्कीन और एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन जब कराते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन और पैलेडियम की जो सतह होती है उसमें क्या है, रासायनिक बंध बनते हैं। ठीक है, तो रासायनिक बंध हर एक सतह के साथ नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये विशिष्ट होती है। ठीक है,
तो यहां पे देखो ये विशिष्ट प्रकृति का, ये विशिष्ट नहीं होता है या विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, समझ में आ गया। प्रत्येक गैस प्रत्येक सतह पे क्या होती है, अधिशोषित होती है ना। ओके, तो प्रत्येक गैस ये विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, जबकि क्या बेटा ये विशिष्ट होता है। ये विशिष्ट प्रकृति का होता है, समझ में आ गया। मतलब प्रत्येक, मतलब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर गैस किसी पर्टिकुलर सरफेस पे ही क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, है ना। अच्छा, चौथा क्या बेटा ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, ठीक है। जबकि ये क्या बेटा एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। ठीक है, ये एक उत्क्रमणीय और एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, ठीक है। यहां क्या होगा बेटा, अधिशोषक के पृष्ठ पर मल्टी लेयर्स बनती हैं, ठीक है। मतलब जो भी अधिशोषक होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो जमा होने वाली परतें हैं वो एक के बाद एक के बाद एक ऐसे 2-3 लेयर्स बन सकती हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, सतह और जो है पृष्ठ के और जो है गैस जो एब्जॉर्ब हो रही है उसके बीच में रासायनिक बंध बन रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे एक ही लेयर बन सकती है, ठीक है, क्योंकि रासायनिक बंध एक ही बार बनता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं पीछे वाला अणु जो है डायरेक्ट रासायनिक बंध बना लेगा, ठीक है। इसमें तो वॉन डर वाल फोर्सेस बैलेंस करने के लिए एक लेयर, 2 लेयर, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर। इसमें सक्रियकरण ऊर्जा नहीं होती बेटा, क्योंकि डायरेक्ट अट्रैक्शन है, कुछ ऊर्जा देनी तो पड़ नहीं रही है ना। इस केस में क्या है, रासायनिक बंध बनाने के लिए पहले जो है अणुओं के बीच रासायनिक बंध तोड़ने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस पैलेडियम के साथ इंटरेक्ट करेगी बेटा, तो हाइड्रोजन गैस के अणुओं को तोड़ने के लिए बेटा, ठीक है, एक सर्टेन ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इसमें सक्रियकरण ऊर्जा शामिल होती है। यह एक तीव्र प्रक्रम होता है ना, जबकि एक धीमा प्रक्रम होगा। क्लियर। अगर हम बात करें इस केस में फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यह बेटा ऑब्वियस है। अगर हम बात करें इसमें, तो तापमान अगर बढ़ाओगे तो गैस, ये जो गैस जमा हुई है यहाँ पे, ठीक है, उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी, तो ये ऑब्वियस है क्या है, ऊपर निकल जाएंगे। जैसे हमने अभी देखा था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच में, कि टेम्परेचर बढ़ाने से अधिशोषण की अमाउंट जो हो रही थी घट रही थी, है ना। क्लियर। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये अपन लोग देखेंगे तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, उस स्थिति में घटेगा। ओके, तो तापमान बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन घटेगा और दाब कम करने से भी घटेगा, और दाब बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो गैस अधिशोषित हो रही है उसकी मात्रा, अमाउंट बेटा, और ताप के साथ संबंध, ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, अमाउंट उसकी कम होगी, ठीक है। दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा, अमाउंट जो है दाब के साथ क्या होगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। समझ आई बात। अब देखो, क्लियर। इसमें क्या होगा बेटा, तापमान के साथ, ठीक है, एक्चुअली सक्रियकरण ऊर्जा चाहिए होगी तो कुछ तापमान पहले बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एक तापमान पे जाके एब्जॉर्प्शन होगा बेटा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये केमिकल एब्जॉर्प्शन का। अच्छा, दाब का इस पे कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है केमिकल एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई बेटा। अच्छा, तो अधिशोषण, अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है। तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक,
अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखो इसमें बेटा पहला है आपका अधिशोष्य की प्रकृति। ठीक है, मतलब जो गैस है उसकी प्रकृति के बारे में बात हो रही है। ओके, अधिशोष्य गैस की प्रकृति। ठीक है, तो जो अधिशोषण है बेटा वो गैस के अंतर आणविक बलों पे निर्भर करेगा। ठीक है, अधिशोष्य की जो मात्रा होगी, तो कोई भी गैस जो है उसके वॉन डेर वाल बल जो हैं अंतराण्विक बल, ठीक है, अंतराणुक आकर्षण बल जब ज्यादा होंगे ठीक है, तो उस स्थिति में क्या है बेटा, अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो जिस गैस का द्रवीकरण आसान होगा, द्रवीकरण आसान होगा, ठीक है, उस गैस का अधिशोषण भी आसान होगा। ठीक है, और द्रवीकरण आसान किसका होगा बेटा, या ज्यादा होगा। ठीक है, अधिशोषण ज्यादा होगा उस गैस का। ठीक है, द्रवीकरण ज्यादा होता है बेटा या आसान होता है उस गैस का जिसका क्रांतिक ताप उच्च है। क्या है, क्रांतिक ताप Tc जो है उच्च है उस गैस के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं यहां पर बेटा, मेरे पास जैसे यहाँ पे CO2 अमोनिया HCl, इनके अंतराण्विक बल क्या है बेटा, ज्यादा है। ठीक है, और इनका क्रांतिक ताप भी उच्च है। ठीक है, तो इनका द्रवीकरण आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैसेस हैं इनका द्रवीकरण आसानी से नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि इनके अंतराण्विक बल ही प्रबल नहीं है। ठीक है, समझो बात को। अच्छा, दूसरा क्या बेटा, जैसे जो निष्क्रिय गैसेस हैं तो उनका तो वॉन डेर वाल फोर्सेस हम लोग उनके अणु बाहर से निकाल लेते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन का केस पूछा जाए आपसे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा बेटा, क्रिप्टन, फिर नियोन, फिर हीलियम। ठीक है, हीलियम का अधिशोषण सबसे कम होगा। ठीक है, अधिशोषक की प्रकृति, तो अधिशोषक की प्रकृति क्या है बेटा, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा अधिशोषण होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का खेल है। ठीक है, एक अधिशोषक की संरचना खुरदरे पृष्ठ की या बारीक चूर्ण अवस्था में पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अधिशोषण अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक खुरदरा सतह रहेगा तो अधिशोषण आसानी से होगा बेटा, एक चिकना सतह रहेगा तो अधिशोषण मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि खुरदरी सतह पे क्या होगा, संरचना ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, तापमान तो मैं बता ही चुका हूं। ओके, तो तापमान के साथ क्या होगा, अधिशोषण घटता है। ठीक है, सामान्यतः हम लोग यहाँ पे भौतिक अधिशोषण की बात कर रहे हैं। ओके, दाब पर जो है क्या फर्क पड़ेगा उस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उसमें हम लोगों को 2 आइसोथर्म पढ़ने हैं दाब को लेके। ठीक है, फ्रेंडलिक और लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों का पृष्ठीय रसायन चैप्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन लोग। थैंक यू वेरी मच।